नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं हीगल की। हीगल पर चर्चा करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं हीगल। और हीगल के कुछ मेजर वर्क्स से पहले देख लेते हैं कि हीगल ने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। फिलॉसफी ऑफ राइट, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, साइंस ऑफ लॉजिक, द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो ये दो पुस्तक, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री और फिलॉसफी ऑफ राइट, ये तो फिलॉसफी पे लिखी गई है, तो आपको इन दोनों को एक साथ याद रखें। ये साइंस पे लिखी गई है, साइंस ऑफ लॉजिक, इसको याद रखें। ये स्पिरिट की बात इसमें की गई है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इसको याद रखना है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस। तो तीन बुक हैं जिनमें फिलोसफी आ रही है। देखो, फिलोसफिकल साइंस, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ राइट्स, इस तरह से इनको सेट बना के याद रखना है। तो तीन तो फिलोसफी वाली है, एक साइंस वाली है और एक स्पिरिट वाली है। आत्मा की बात हीगल करते हैं, आगे पता चलेगा आपको। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देखो, 1770 में जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और 1831 में जर्मनी में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो जर्मनी यहाँ से याद रखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो जहाँ जन्म होगा वहीं का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, तो सीधी सी बात है। तो कुल मिला के बात यह है, जैसे भी याद रखना चाहें आपको यह बुक्स याद रखनी है। फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को रटना पड़ेगा, लेकिन याद करने में एक आसानी हो जाती है जब आप इनको एक क्रमबद्ध रूप में याद रखें। जैसे ये फिलॉसफी पे लिखी गई है, ये भी फिलॉसफी पे लिखी गई है, यहाँ पे भी फिलॉसफी आ रही है। ये जर्मनी में जन्म हुआ तो यहाँ पे जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया। तो साइंस ऑफ लॉजिक, एक साइंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्पिरिट की बात कर रहे हैं। ये इस तरह से याद रखें, दो चार बार इनको रिपीट करें, आपको ये याद हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं सबसे बड़ा जो इनका विचार है, हीगल का द्वंद्वात्मक प्रणाली। देखिए, हीगल ने द्वंद्वात्मक प्रणाली का क्या किया है, उपयोग किया है। अब द्वंद्वात्मक प्रणाली का उपयोग सबसे पहली बात है क्यों किया है और क्या काम आती है ये द्वंद्वात्मक प्रणाली, आखिर ये है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए आपको तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। एक है थीसिस, एक है एंटीथीसिस और एक है सिंथेसिस। इसे हिंदी में भी याद रखें। थीसिस को वाद कहा जाता है, एंटीथीसिस को प्रतिवाद कहा जाता है और सिंथेसिस को संवाद भी कहा जाता है। हिंदी में इस तरह से अनुवाद है इनके। अब बात आती है थीसिस क्या है। देखिए, थीसिस एक विचार हो सकता है। जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च पे आप क्या लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं। तो थीसिस क्या है, थीसिस आपने क्या रिसर्च किया, आपके क्या विचार हैं किसी टॉपिक को जो आप लेते हैं, वही तो थीसिस है। तो ये थीसिस वाद है, ठीक है, इस थीसिस को वाद है। अब इस थीसिस के विरोध में एक वाद खड़ा होता है। अब विरोध में खड़ा होता है तो वो क्या कहलाता है, एंटीथीसिस। ठीक है, ये है प्रतिवाद। ये वाद हो गया, इस वाद के विरोध में खड़ा हुआ है एंटीथीसिस, ये प्रतिवाद है। यानी इस विचार के विरोधी विचार है इसमें, एंटीथीसिस में। ये याद यहां तक क्लियर। अब एंटीथीसिस में थीसिस का विरोध किया गया है। अब बीच का रास्ता निकालना है हमें। हमें ना तो थीसिस की तरफ झुकना है, ना हमें एंटीथीसिस के विचारों की तरफ झुकना है। तो ना तो हमें वाद की तरफ जाना है, ना हमें प्रतिवाद की तरफ जाना है। हमें एक बीच का रास्ता निकालना है, एक मिडिल पाथ अपनाना है। अब वो मिडिल पाथ आता है सिंथेसिस के रूप में। अब ये जो सिंथेसिस है, ये जो विचार आया, ये जो संवाद का विचार है, इस विचार में थीसिस के उच्चतम गुण होते हैं और एंटीथीसिस के भी उच्चतम गुण होते हैं। मतलब थीसिस में और एंटीथीसिस में जो भी अच्छे अच्छे विचार होते हैं वह मिलके एक सिंथेसिस बना देते हैं, एक संवाद बना देते हैं। इतना क्लियर है। अब चीजें याद रखनी है आपको, ये चीज तो याद हो गई, एक थीसिस है, एंटीथीसिस है और सिंथेसिस है। थीसिस एक विचार है, उसका विरोधी विचार एंटीथीसिस है, और बीच का रास्ता निकल के आया है सिंथेसिस के रूप में, जो कि संवाद है। लेकिन ये जो सिंथेसिस है, जैसे जैसे इतिहास मतलब कि जो समय है वह आगे बढ़ता है, तो ये सिंथेसिस जो कि संवाद है वह थीसिस में बदल जाता है। ठीक है, वह किस में बदल जाता है, थीसिस में बदल जाता है। अब यह जब थीसिस में बदल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है,
जब सिंथेसिस थीसिस में बदल जाएगा तो इसका भी एक एंटीथेसिस आएगा। ठीक है, इसका भी एंटीथेसिस आता है और फिर दोबारा एक संवाद बनता है, फिर बीच का रास्ता निकाला जाता है, फिर एक संवाद बनता है। इस तरह से एक क्रम चलता रहता है, थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस। इस प्रकार से एक क्रमबद्ध रूप से चलता रहता है और इतिहास आगे बढ़ता रहता है। ये है क्लियर। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, हीगल का ऐतिहासिक द्वंदात्मकता का सिद्धांत इतिहास को विकास की एक प्रक्रिया के रूप में देखता है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक विचार थीसिस का विरोध एंटीथेसिस उत्पन्न होता है। इन दोनों के संघर्ष से एक नया विचार सिंथेसिस उत्पन्न होता है और इस तरह यह सिद्धांत बताता है कि विचारों का यह संघर्ष और उनका समाधान मानव इतिहास को आगे बढ़ाता है। तो आई होप आपको हीगल की द्वंदात्मक प्रणाली का थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थीसिस जिसको हम वाद बोलते हैं, एंटीथेसिस जिसको हम प्रतिवाद बोलते हैं और सिंथेसिस जिसको हम संवाद बोलते हैं। आई होप क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं और हीगल की विश्व आत्मा का विचार देखते हैं। सबसे पहले बात तो ये कि हीगल ने विश्व आत्मा का जो विचार दिया है यह अपनी किस पुस्तक में दिया है, किस बुक में दिया है। सामने आपके है स्क्रीन पर, ये बुक है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। ठीक है, यह है एक बुक, आपको पहली बात तो याद रखनी है। हाँ, ये पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि हीगल ने अपनी विश्व आत्मा का विचार दिया किस बुक में। अब बात ये आती है कि ये विश्व आत्मा आखिर चक्कर क्या है, ये आत्मा परमात्मा की बातें अगर आ कहाँ से गई हीगल में। देखिए, हीगल एक दार्शनिक है और दर्शन का काम होता है इमेजिनेशन करना। तो दर्शन के अंतर्गत हीगल ने एक विश्व आत्मा के विचार को कंसिडर किया है। ठीक है, अब ये जो विश्व आत्मा है यह एक प्रकार की सार्वभौमिक चेतना है। सार्वभौमिक मतलब सभी की, सार्वभौमिकता में सभी आ जाते हैं, एकल नहीं, सभी का एक समुदाय, एक पूरा कलेक्टिव। ठीक है, तो सार्वभौमिक कॉन्सियसनेस चेतना है। ठीक है, सार्वभौमिक चेतना है जो ऐतिहासिक घटनाओं और मानवता के विकास के पीछे की प्रेरक शक्ति है। ठीक है, तो जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, जो ह्यूमैनिटीज का डेवलपमेंट हो रहा है, मानवता का जो डेवलपमेंट हो रहा है, मानवता के जो विकास हो रहा है, तो इन के पीछे की जो प्रेरक शक्ति है, इनको प्रेरित करने वाली जो शक्ति है वह विश्व आत्मा है। ठीक है, तो विश्व आत्मा इन ऐतिहासिक घटनाओं को और मानवता को विकास के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है यह विश्व आत्मा। हीगल मानते हैं कि विश्व आत्मा जो है उसका उद्देश्य मानवता को पूर्णता की ओर ले जाना है, क्योंकि जब मानवता विकास करेगी, मतलब आगे की तरफ बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बात है जब वो आगे की तरफ बढ़ेगी तो अपना विकास करते हुए आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको विकास करना चाहिए। तो विकास करने का मतलब ये है कि प्रेजेंट कंडीशन में हम जिस कंडीशन में हैं उससे बेहतर कंडीशन में पहुंच जाएं, ये होता है विकास। तो पूर्णता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो विश्व आत्मा का उद्देश्य है मानवता को पूर्णता की ओर ले जाना और यह आत्मा समय के साथ अपनी स्वयं की पहचान और स्वतंत्रता को क्या करती है, प्राप्त करती है। अब प्रारंभिक कंडीशन में क्या है कि ये अपनी स्वयं की पहचान को पहचान नहीं पाती है, उसको एक तरह से एक आइडेंटिटी नहीं मिल पाती है कि हमारी पहचान क्या है। हम स्वतंत्रता को नहीं समझ पाते कि आखिर हमारी स्वतंत्रता है क्या। हम एक संकीर्ण विचारधारा में जीते रहते हैं, व्यक्ति अपनी पर्सनल लिबर्टी के पीछे भागता रहता है। लेकिन यहाँ हीगल सार्वभौमिक की बात कर रहे हैं, सार्वभौमिक चेतना की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे उच्चतर स्तर तक हम पहुंचते जाते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता को पहचानते जाते हैं, हम अपने स्वयं की आइडेंटिटी को पहचानते जाते हैं। तो यहाँ हीगल विश्व आत्मा के बात करते हुए हमारे मानव के विकास की बात कर रहा है, मानव की स्वतंत्रता की भी बात कर रहा है, मानव की आइडेंटिटी की बात कर रहा है। ऐतिहासिक घटनाएं किस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं,
उन ऐतिहासिक घटनाओं को कौन आगे बढ़ा रहा है, मानवता के विकास को आगे बढ़ाने के पीछे की प्रेरक शक्ति क्या है, तो यहाँ पर सभी का आंसर आ जाता है विश्व आत्मा। तो आई होप आपको विश्व आत्मा का जो विचार है हीगल का वह समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं हम हीगल ने आखिर स्वतंत्रता का क्या मतलब निकाला है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखा है तो जेएस मिल के ऊपर वो वीडियो थी और वहां पर हमने स्वतंत्रता की चर्चा की थी। तो क्या याद आता है आपको ही जेएस मिल ने स्वतंत्रता को क्या माना था? तो जेएस मिल ने तो स्वतंत्रता को ये माना था कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता में। मतलब जो स्व विषय कार्य जो सिर्फ व्यक्ति को अफेक्ट कर रहे हैं वहां पर तो राज्य कुछ कर ही नहीं सकता, वहां तो राज्य को डेड हेड रहना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि राज्य को बिल्कुल एक तरह से नल एंड वॉइड कर देता है कौन? जेएस मिल। लेकिन हीगल ने क्या किया है? हीगल ने बिल्कुल विपरीत विचारधारा स्वतंत्रता के लिए दी है और हीगल कहते हैं कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का मतलब है राज्य के आदेशों की पालना। मतलब ये कि राज्य के आदेशों की अगर आप पालना कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हो रहे हैं, ये कहना है हीगल का। हीगल ने राज्य को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आगे हम राज्य संबंधी जब इनके विचार पढ़ेंगे तो और ज्यादा देख लेंगे। हीगल कहते हैं कि राज्य जो आदेश दे, राज्य जो नियम बनाए, राज्य जो कानून बनाए, उन सभी का अगर कोई व्यक्ति अच्छे से पालन कर रहा है और राज्य का विरोध नहीं कर रहा है तो वह व्यक्ति सही मतलब अपनी पूर्ण स्वतंत्रता का क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा है। सही मायने में स्वतंत्रता है राज्य की आदेशों का, राज्य के कानूनों का, राज्य के नियमों का पालन करना। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो हीगल के अनुसार स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत इच्छा को व्यक्त करने तक सीमित नहीं है। तो यहाँ पर्सनल नहीं लेना है आपको स्वतंत्रता को। सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाओं को व्यक्त करना ही स्वतंत्रता नहीं हो जाती कि मेरी खुद की इच्छा ये है। आपकी खुद की इच्छा क्या है मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? मैटर करता है राज्य, मैटर करता है समाज, कि आप राज्य के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभाते हो, वहां आपकी सच्ची स्वतंत्रता होती है। कहते हैं हीगल कि सामूहिक हित में योगदान में ही आपकी क्या निहित है? स्वतंत्रता निहित है। तो सामूहिक हित में आप योगदान कीजिए, वहां आप स्वतंत्र हैं। राज्य की और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए, उनको निभाइए, वहां आप स्वतंत्र हैं। यदि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को तभी सार्थक कर सकता है जब वह समाज की नैतिक संरचनाओं का हिस्सा बने। जो नैतिक संरचनाएं हैं समाज की, उन नैतिक संरचनाओं का अगर कोई व्यक्ति हिस्सा बनता है तो वह सही मायने में स्वतंत्र है। उनके विचार में मतलब हीगल के विचार में स्वतंत्रता का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और पूर्णता की प्राप्ति है, जो केवल राज्य में ही संभव है। कि अगर आपको पूर्णता को प्राप्त करना है, अगर आपको आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? देखिए, साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी परख को सामने वाला जज करता है कि ये व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, कितना समझदार है, या फिर इसका व्यक्तित्व क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, सामने वाला जज करता है। और जहां बात आ जाती है आत्म साक्षात्कार, वहां आपको अपने आप को जज करना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को देखना है कि आप कितने काबिल हैं, कितना आपका डेवलपमेंट है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। तो इस आत्म साक्षात्कार को कराएगा कौन? कौन कराएगा? राज्य कराएगा। तो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार कौन कराएगा? राज्य कराएगा। व्यक्ति को पूर्णता का एहसास कौन कराएगा? राज्य कराएगा। तो व्यक्ति किसमें पूर्णता को प्राप्त करेगा? राज्य में प्राप्त करेगा। इसलिए राज्य को एक सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में यहाँ पर क्या किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है। हर एक सेंटेंस में राज्य को महत्व दिया जा रहा है और व्यक्ति को कम महत्व दिया जा रहा है। और यही आदर्शवाद की कोर थीम है, जहां राज्य को साध्य बना दिया जाता है और व्यक्ति को उस साध्य को प्राप्त करने का साधन बना दिया जाता है।
आई होप हीगल की स्वतंत्रता संबंधी विचार आपको समझ में आए होंगे। इस पुस्तक को याद रखना है, हीगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। ठीक है, तो हीगल की जो फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक है उसमें उन्होंने अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब जानते हैं हीगल ने आदर्शवाद का क्या महत्व बताया है। आदर्शवाद को बारे में ही हम चर्चा कर रहे थे। अभी जो पिछली स्लाइड है जहां हमने कहा कि राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन बना देता है, यही आदर्शवाद की कोर थीम है। यही सब आपको यहाँ पे भी मिलेगा। देखिए हीगल ने हीगल का जो दर्शन था वह आदर्शवादी दर्शन था। आदर्शवाद को चरम पर पहुंचा दिया था हीगल ने। हीगल ने आदर्शवाद को एक चरम परिणति पर पहुंचा दिया था, एक चरम पर पहुंचा दिया था। हीगल मानते थे कि वास्तविकता का स्रोत चेतना या आत्मा है। ठीक है, वास्तविकता का स्रोत चेतना या आत्मा को माना है। अब यहाँ मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक जो मिक्सिंग होती है वो ये में होती है कि हीगल और कार्ल मार्क्स। हीगल किसको महत्व देता है? हीगल महत्व देता है चेतना को, चेतना को, आत्मा को। लेकिन कार्ल मार्क्स जो है वह भौतिक वस्तुओं को मानता है, वह भौतिक वस्तुओं को महत्व देता है। तो ये क्लियरिटी आप रखें कि हीगल देता है चेतना और आत्मा को महत्व और कार्ल मार्क्स भौतिक वस्तुओं को महत्व देता है। दोनों उल्टे देते हैं। ही वो कार्ल मार्क्स तो कहता भी है, कार्ल मार्क्स कहता है कि हीगल का जो द्वंदात्मक सिद्धांत है या हीगल के जो विचार हैं वह सर के बल शीर्षासन कर रहे हैं, सर के बल शीर्षासन कर रहे हैं, मैंने उनको सीधा कर दिया है। ये कथन है कार्ल मार्क्स का कि हीगल के विचार सर के बल शीर्षासन कर रहे थे और मैंने उनको सीधा कर दिया है। मतलब ये कि हीगल ने उल्टे विचार दिए, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हीगल के विचार उल्टे थे, मैंने उनको सीधा कर दिया। तो हीगल चेतना को, आत्मा को, इनको महत्व देते हैं और भौतिक वस्तुओं को महत्व नहीं देते। भौतिक वस्तुओं को स्थायी नहीं मानते, वो विचारों को स्थायी मानते हैं, विचारों को ही वास्तविकता का मूल मानते हैं। उनका जो आदर्शवाद है, मतलब हीगल का जो आदर्शवाद है, वह मानव इतिहास, समाज, राज्य का विकास, आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ने की एक प्रक्रिया है। इतिहास का जो विकास होता है, समाज का जो विकास होता है, राज्य का जो विकास होता है, मानवता का जो विकास होता है, ये सभी विकास आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अल्टीमेट जो साध्य निकलेगा वो एक पूर्ण आत्मा। अल्टीमेट जो साध्य निकलेगा वह निकलेगा एक पूर्ण आत्मा। तो हीगल के अनुसार सच्ची वास्तविकता का विचारों और आत्मा में ही पाई जाती है। ठीक है, सच्ची वास्तविकता कहाँ पाई जाती है? विचारों में, आत्मा में। हीगल के दर्शन में आदर्शवाद का विचार मुख्य रूप से उनकी पुस्तक है द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और साइंस ऑफ लॉजिक, इनमें प्रस्तुत किया गया है। इन पुस्तकों में हीगल ने आदर्शवाद को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसमें विचार और आत्मा वास्तविकता का मूल आधार होते हैं। द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में उन्होंने आत्मा के विकास और चेतना के विभिन्न स्तरों का विवरण दिया है, जबकि साइंस ऑफ लॉजिक में तर्क और द्वंदात्मकता के माध्यम से वास्तविकता को समझने की प्रक्रिया का क्या किया है? विश्लेषण किया है। अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है, देखिए उनकी जो पुस्तक है, एक तो फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, इसमें तो उन्होंने आत्मा के विकास और चेतना के विभिन्न स्तरों का विवरण दिया है। ये पूछा जा सकता है कि हीगल ने आत्मा के विकास और चेतना के विभिन्न स्तरों को अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो किसमें दिया है? द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हीगल ने अपने तर्क और द्वंदात्मकता के माध्यम से वास्तविकता को किस पुस्तक में समझाने का प्रयास किया है? तो वो साइंस ऑफ लॉजिक में किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये हीगल का आदर्शवाद है। आदर्शवाद की कोर थीम याद रखनी है, जहां राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन बना दिया जाए, राज्य को ही पूर्ण माना जाए, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको हीगल की आदर्शवाद का महत्व समझ में आया होगा।
अब आगे चलते हैं और हीगल के इतिहास दर्शन का मूल आधार क्या है ये जानते हैं। देखिए, हीगल ने इतिहास का दर्शन बताया है। इतिहास किस प्रकार से क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है ये बताया है। अब यहाँ पर इतिहास को आगे बढ़ने का माध्यम क्या है? इतिहास आगे बढ़ता किस प्रकार से? ऑब्वियसली डायलेक्टिक जो प्रोसेस है उससे बढ़ता है। वाद, प्रतिवाद, संवाद, फिर से वाद बन जाता है, फिर उसका प्रतिवाद आता है, फिर संवाद, फिर वाद बन जाता है, फिर उसका प्रतिवाद आता है, फिर संवाद। तो इस प्रकार से क्या बढ़ता है? आगे बढ़ता है इतिहास। तो हीगल के इतिहास दर्शन का मूल आधार यह है कि इतिहास एक तार्किक और क्रमिक प्रक्रिया है। इसमें विश्व आत्मा अपने स्वयं के बारे में समझ प्राप्त करती है। अब ये समझ प्राप्त किसके माध्यम से करती है? डायलेक्टिक मेथड से, ठीक है। द्वंदात्मक प्रक्रिया से ये समझ प्राप्त करती है। बेटर 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 और बेटर होती जाती है। जैसे एक बुक का एडिशन आता है, उस बुक में कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, उनको नेक्स्ट बुक में ठीक कर दिया जाता है तो और बेटर बना दिया जाता है। फिर और नेक्स्ट एडिशन आता है, उसमें और बेटर बना दिया जाता है। तो एडिशन पे एडिशन आते जाते हैं, उसको बेटर पे बेटर बेटर बनाते जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो क्रमबद्ध आरूप से आगे बढ़ता रहता है। ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है। तो कहाँ पर पहुंच गए हम? हाँ, ये जो प्रक्रिया है, ये जो डायलेक्टिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से संस्कृतियां, राज्य, सभ्यता, इनके माध्यम से आगे बढ़ती है विश्वात्मा का ये जो विकास है। अब ये जो प्रत्येक चरण है, इन चरण में पिछली गलतियों को सुधारते हुए विकास करता है। मैंने कहा ना, एक एडिशन आया, उसमें कुछ गलतियां हुई, उनको सुधारा, नेक्स्ट एडिशन निकाल दिया। फिर नेक्स्ट एडिशन आया, उसमें जो गलतियां हुई, अगला एडिशन आया और उसमें निकाल दी। ऐसे बुकों को पब्लिश करते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी होता है। तो हीगल मानते हैं कि इतिहास की यह प्रक्रिया स्वतंत्रता की ओर ले जाती है और अंत में मानवता अपनी संपूर्णता प्राप्त कर लेती है। अब आप सोचोगे कि अंत कब आएगा? ऐसे तो वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद बनता रहेगा और चलता रहेगा, तो इतिहास का अंत कहाँ आएगा? हीगल जहां हीगल चाहेंगे वहां आएगा। पर हीगल क्या चाहते हैं, यह इंपॉर्टेंट है। क्या चाहते हैं? हीगल चाहते हैं जर्मनी को राष्ट्र राज्य बनाना। और हीगल तभी रुकेंगे जब जर्मनी राष्ट्र राज्य बन जाएगा, उससे पहले नहीं रखेंगे। ठीक है। तो हीगल का अल्टीमेट साध्य लक्ष्य यही है कि जर्मनी को राष्ट्र राज्य बनाना है। और जर्मनी जब राष्ट्र राज्य बन जाता है, उसी को वह विश्वात्मा का रूप दे देते हैं। उसी को वो गॉड का जो मार्च है धरती पर, उसको रूप दे देते हैं। उसी को एक सार्वभौमिक, एक सर्वोत्तम राज्य का रूप दे देते हैं। तो हीगल का कुल मिला के एक ही लक्ष्य है, जर्मनी को राष्ट्र राज्य बनाना। ठीक है। तो द्वंदात्मक पद्धति के अनुसार हीगल विश्वात्मा के विकास को 3 स्थितियों में विभाजित करते हैं। अब ये जो 3 स्थिति हैं, पहली स्थिति ये थी कि पूर्वी देश, ठीक है, पूर्वी देशों को तो वाद कर दिया इन्होंने कि पूर्वी देश तो वाद हैं। दूसरी, यूनानी और जो रोमन राज्य हैं, उनको इन्होंने प्रतिवाद बना दिया। मतलब पूर्वी देशों का एक विरोधी विचार आया, यूनानी और रोमन राज्य वो प्रतिवाद हो गए। ठीक है। और तीसरा जो विचार आया, जो संवाद के रूप में आया, वो आया जर्मन राज्य बना दिया ना, जर्मन राज्य को संवाद बना दिया। और संवाद ही तो श्रेष्ठ होता था। वाद प्रतिवाद और संवाद में से सबसे श्रेष्ठ कौन? संवाद। तो जर्मन राज्य को क्या बना दिया? संवाद। और यहाँ हो गया इतिहास का अंत। यहाँ मिल गया एक पूर्ण आत्मा, मिल गई, जो परमात्मा मिल गया। यहीं पे सब कुछ मिल गया है हीगल को, जर्मन को राष्ट्र राज्य बनाने के बाद। और हीगल का कहना है कि यहाँ आके यह प्रक्रिया रुक जाएगी। जर्मनी के राष्ट्र राज्य बनते ही यह प्रक्रिया रुक जाएगी और यहाँ पे फिर आगे नहीं बढ़ेगी। ये कहना है हीगल का। अब हीगल के राज्य संबंधी कुछ विषय संबंधी कुछ जो सिद्धांत हैं वह जान लेते हैं। आई होप आपको एक आइडिया तो लग गया होगा अब तक कि हीगल राज्य संबंधी क्या विचार दे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। हीगल ने रूसो और अन्य संविदावादियों की इस धारणा से सहमत नहीं है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और इसका उदय किसी सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि हीगल ने, जो संविदावादी हैं, जो हॉब्स लॉक रूसो हैं,
उनको क्यों नकार दिया, उनके विचारों को क्यों नकार दिया, बताइए। उनके विचारों को हीगल ने नकार दिया, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि संविदावादी ये कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के लिए बनाया गया है, राज्य को व्यक्ति के लिए बनाया गया है, मतलब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए राज्य का निर्माण करते हैं समझौता करके। यही तो कहना था, हॉब्स लॉ रूसो तीनों ने समझौता किए और तीनों ने राज्य बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करने थे। लेकिन हीगल कहते हैं कि राज्य व्यक्तियों के लिए नहीं बना है, व्यक्ति राज्य के लिए बने हैं। ठीक है, तो व्यक्तियों को नीचे रखना है, राज्य को ऊपर रखना है। हॉब्स लॉ रूसो कहीं ना कहीं राज्य को नीचे और व्यक्तियों को ऊपर रख देते थे, ये अंतर है। इसलिए हीगल सामाजिक समझौतों को क्या कर देते हैं, नकार देते हैं। वो कहते हैं कि राज्य के लिए व्यक्ति बना है, व्यक्तियों के लिए राज्य नहीं बना है, राज्य सर्वोपरि है, ये कहना है हीगल का। इसलिए सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य के जो उदय के विचार है उसको नकार देते हैं। यहाँ प्लेटो और अरस्तु से मिलते हैं हीगल के विचार, जो एक स्वाभाविक संगठन के रूप में मानते थे अरस्तु राज्य, प्लेटो ने भी यही माना है। तो यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु से मिलते हैं हीगल के विचार। क्वेश्चन ये बन सकता है कि हीगल के राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार निम्नलिखित में से किस विचारक से मेल खाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा मेल खाते हैं तो ऑप्शंस में आएगा अरस्तु और प्लेटो में से कोई। और अगर ये क्वेश्चन आया कि किससे मेल नहीं खाते हैं, तब आएगा संविदावादियों में से ऑप्शन, हॉब्स लॉ रूसो में से। ये याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब कैसे कैसे किस लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा, इस पर चर्चा की जाए थोड़ी सी। देखिए, ये आपको तब पता चलेगा जब आप पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। जब आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जब आप ऐसे बुक में पढ़ रहे होंगे ऐसे सेंटेंस को, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि अब मुझे कैसे पता चल गया, जब मैंने इस लाइन को पढ़ा तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे बन सकता है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू को कर रखा है। ठीक है, तो पीवाईक्यू को करने के लिए एक सहूलियत मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वो इसमें यह है कि मैं शॉर्ट्स के रूप में आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ही पीवाईक्यू देता हूँ। ठीक है, पीवाईक्यू को मैं डालता हूँ, आप मेरे शॉर्ट्स सेक्शन में जाइए, वहां आपको बहुत सारे पीवाईक्यू मिल भी जाएंगे और मैं डालता रहता हूँ डेली डेली। तो वहां से आपको पीवाईक्यू करने हैं, उन्हीं पे डिपेंड भी नहीं रहना है, वहां से तो करना ही है। हर संडे को एक पेपर आपको निकालना ही निकालना है, चाहे वह आप आरपीएससी का निकालिए, चाहे नेट का निकालिए, चाहे अदर जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके निकालिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पीवाईक्यू का आपको हर संडे को सॉल्व करना है। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं भी कोशिश करूंगा वीक में एक दिन आपको एक पेपर सॉल्व कराने का। ठीक है, आप थोड़ा सा वो बढ़ाइए, सपोर्ट बढ़ाइए, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे, मेहनत करने का और मजा आए। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हीगल ने ये जो राज्य की उत्पत्ति की है ये किस प्रकार से की है। तो आपको ये समझ में आ गया कि संविदावादियों से तो मिलती नहीं है इनकी, हीगल की सोच राज्य उत्पत्ति संबंधी तो सोच किससे मिलती है, अरस्तु से और प्लेटो से। और व्यक्ति का उत्तम विकास राज्य में ही संभव है, ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। हीगल राज्य को व्यक्तियों के एक पूरे समूह के स्थान पर वास्तविक व्यक्तित्व रखने वाली सत्ता और विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति मानता है। हीगल सावयवी सिद्धांत का समर्थक है। सावयव सिद्धांत क्या होता है, आंगिक सिद्धांत जिसको बोलते हैं। आंगिक सिद्धांत मतलब ये है कि हमारी ये बॉडी है, ठीक है, इस पूरी बॉडी को मान लीजिए राज्य, ठीक है, और इसके जो अंग हैं जैसे हाथ है, पैर है, उंगलियां हैं, है ना, इनको मान लीजिए व्यक्ति। ठीक है, अब हमारे हाथ पैर उंगलियां ये हमारी बॉडी पे क्या है, डिपेंड है, बॉडी से कनेक्टेड है, तो बॉडी पे डिपेंड है ये।
तो बॉडी को या फिर हमारी आत्मा को आप राज्य मान लीजिए और इन अंगों को व्यक्ति मान लीजिए। ठीक है, तो बड़ा कौन हुआ? ऑब्वियसली आत्मा बड़ी होती है, बिना आत्मा के ये शरीर किसी काम का है नहीं है। तो आंगिक सिद्धांत को मानते हैं हेगल। तो इतना आपको याद रखना है। तो राज्य की उत्पत्ति हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर समझाई है। अब राज्य की उत्पत्ति करवाते हैं, हीगल की राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। तो परिवार, नागरिक समाज और फिर राज्य, इस तरह से उत्पत्ति होती है। परिवार बनता है पहले। अब परिवार जो है वह एक सीमित क्षेत्र है। परिवार एक सीमित क्षेत्र है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार नहीं कर सकते। अपनी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार नहीं कर सकते। इसलिए परिवार के से बढ़कर एक आता है नागरिक समाज, और वह करता है प्रतिवाद का काम। ठीक है, परिवार अपनी सारी जरूरतों को पूर्ति नहीं कर पाया, इसलिए बनाया एक नागरिक समाज। अब ये जो नागरिक समाज है, ये नागरिक समाज एक बाजारवादी समाज है। यहाँ पर सेल्फिशनेस होती है, सेल्फिशनेस, स्वार्थ, स्वार्थ आता है यहाँ पे। तो यहाँ परमार्थ था, यहाँ पे स्वार्थ आया, यह प्रतिवाद। और इनकी पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप एक संवाद का जन्म होता है, जो परिवार और समाज दोनों के सर्वोत्तम तत्वों को सुरक्षित रखता है, और वह संवाद है राज्य। मैंने कहा था ना, जो संवाद बनेगा उसमें दोनों के, मतलब कि वाद के और प्रतिवाद के, इनके सर्वोत्तम तत्वों को लिया जाएगा संवाद में। जो अच्छे गुण वाद में होंगे उनको उठा लेंगे, जो अच्छे गुण प्रतिवाद में होंगे उनको उठा लेंगे, और संवाद में उनको मिक्स कर देंगे। यह एक मध्यम रास्ता तैयार हो गया। ठीक है, यह है संवाद राज्य। देखो, वाद प्रतिवाद और संवाद अगर आपके समझ में नहीं आया तो इसका एक और उदाहरण लें। आपकी चलो निजी लाइफ से लेते हैं। निजी लाइफ ये है कि एक वाद उत्पन्न होता है कि आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, मन में एक विचार आया कि भाई साहब मुझे पढ़ाई करनी है, वैकेंसी आ चुकी है, स्कूल लेक्चरर बनना है आपकी बार। लेकिन एक प्रतिवाद भी उत्पन्न होता है, विरोधी विचार। और विरोधी विचार ये है कि भाई साहब मैं क्या पूरे दिन पढ़ता ही रहूंगा? अगर मैं पूरे दिन पढ़ता ही रहूंगा तो मैं रील्स कब देखूंगा, मैं यार दोस्तों से बातें कब करूंगा? ठीक है, तो ये आ गया आपका एक प्रतिवाद, एक विरोधी विचार। अब वाद और प्रतिवाद, इन दोनों के बीच का रास्ता आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे बताइए? आप बीच का रास्ता ये निकालेंगे कि मैं इतने घंटे तो करूंगा पढ़ाई। ठीक है, इतने घंटे तो मैं करूंगा पढ़ाई, और इतने घंटे मैं करूंगा रील्स देखूंगा, इतने घंटे मैं दोस्तों से बात करूंगा। तो आप कह सकते हो कि मैं चलो 24 घंटे में से 10 घंटे पढ़ाई कर लेता हूँ, 1-2 घंटे रील्स देख लेता हूँ, 1-2 घंटे दोस्तों को दे देता हूँ, बाकी दैनिक कार्य जो है वह कर लेता हूँ। ये हो गया संवाद की स्थिति, बीच का रास्ता निकल गया। ना तो आपको पूरी तरह से पूरा दिन पढ़ाई पढ़ते ही रहना है, ना आपको पूरे दिन रील्स ही रील्स देखनी है, आपको एक बीच का रास्ता अपनाना है, और वही सर्वोत्तम रास्ता कहलाता भी है। अगर आप 24 घंटे में से 15 या 16 घंटे, चलिए एग्जाम टाइम की बात अलग होती है, एग्जाम टाइम पे हम 15-16 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जैसे कि अब है, स्कूल लेक्चरर की अभी वैकेंसी आई, और आज से ही आप 16-16 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप एग्जाम तक एक मनोरोग विशेषज्ञ की जरूरत आपको पड़ सकती है। लेकिन अगर आप बैलेंस करें चीजों को और एक बीच का रास्ता निकालें, 10 घंटे पढ़ें, कुछ मोबाइल भी यूज करें, कुछ रील्स भी देखें, कुछ दोस्तों से भी बात करें, कुछ दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत घूमें भी, परिवार के साथ भी समय बिताएं, इन सब के साथ एक बैलेंस कंडीशन लेके चलोगे तो वह एक संवाद की कंडीशन होती है, और वही एक उच्चतम अवस्था भी होती है। अब तो आपको अच्छे से वाद संवाद और प्रतिवाद का सिस्टम समझ में आया होगा, आई होप आना चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हीगल की आलोचना भी की गई है। अब आप कहोगे हमने तो ऐसे ऐसे विचार पढ़े हैं हीगल के, हमें तो बहुत आलोचना करने का मन कर रहा है। चलिए करते हैं। हीगल ने एक सर्वशक्तिमान निरंकुश राज्य का उपासक है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। निरंकुश राज्य का उपासक है, सर्वशक्तिमान राज्य की वह एक कल्पना करता है, बिल्कुल करता है, कोई दिक्कत नहीं।
हीगल राज्य और समाज में अंतर नहीं करता। ठीक है, हीगल द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता वस्तुतः परतंत्रता है। बिल्कुल सहमत है इस बात से। हीगल ने स्वतंत्रता का विचार बताया है, यही तो कहा है हीगल ने कि राज्य द्वारा दिए गए आदेश कानून नियम पालन करिए, आप स्वतंत्र हैं। क्या स्वतंत्र है, ये तो परतंत्रता है। हीगल ने युद्ध और अंतरराष्ट्रीय संबंधी विचार बहुत भयंकर दिए हैं। क्या विचार, देखो ये इसमें मैंने स्लैश नहीं डाली है, युद्ध और अंतरराष्ट्रीय संबंधी विचारों को थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। हीगल कहते हैं युद्ध अच्छे हैं, युद्धों को सपोर्ट किया है हीगल। हीगल का कहना यह है कि युद्ध जब होंगे ना, दो राज्यों में युद्ध हो गए, तो जो राज्य जीता वो सर्वश्रेष्ठ राज्य है, और हीगल को तो सर्वश्रेष्ठ चाहिए, यही तो चाहिए हीगल को। दो राज्यों में युद्ध हुआ, जो जीतेगा वह सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो हीगल कहते हैं कि युद्ध से दो तीन चीजें होती हैं। एक तो जो नागरिक हैं उनमें राष्ट्र राज्य की भावना पनपती है, और दूसरा एक सर्वोत्तम राज्य का उदय होता है। ठीक है, इसलिए हीगल ने युद्धों को सहमति दी है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय नियमों को, कानूनों को, संस्थाओं को बिल्कुल मानने से मना कर दिया। हीगल का कहना यह है कि कोई भी जो राष्ट्र राज्य है वह अंतरराष्ट्रीय नियमों को मानने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह बिल्कुल स्वतंत्र है इस मामले में। वह माने तो माने, ना माने तो ना माने। अंतरराष्ट्रीय नियमों को, कानूनों को कोई बाध्यता नहीं है। तो एक विचारक भयंकर स्थिति पैदा करते हैं, जहां हम सपना देखते हैं एक विश्व बंधुत्व का, वहां हीगल उस विश्व बंधुत्व के विचार को एक गहरा आघात पहुंचाने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हीगल का दर्शन अत्यधिक बुद्धिवादी और रूढ़िवादी है। ठीक है, हीगल का आदर्शवाद क्रूरतावाद है या पशुवाद है। हीगल के दर्शन ने राष्ट्रीय और जातीय अहंकार को अनुचित प्रोत्साहन दिया है। राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक विकास का अंतिम चरण नहीं है। तो यह आलोचनाएं हैं हीगल की जो की जाती हैं, आपको याद रखनी है। तो चलिए, आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हीगल संबंधी विचार, हीगल से रिलेटेड आपके क्या विचार हैं, वह भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपका समय पर पहुंच जाए। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी वह बता देता हूँ। आपको पॉलिटिकल साइंस नॉलेज टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वो ज्वाइन करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।